हम देखते हैं कि फिल्म का मेन कैरेक्टर नेथन हार्पर 18 साल का सीनियर हाई स्कूल स्टूडेंट है। ये अपने पेरेंट्स के साथ पिट्सबर्ग में रहता है, जो कि अमेरिका का एक शहर है। नेथन अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय कर रहा होता है, लेकिन उसे अक्सर अजीब ख्वाब आते हैं और वो इसी सिलसिले में वो रेगुलरली एक साइकियाट्रिस्ट से भी मिलता है, जो उससे बहुत से सवाल करती है और उसकी काउंसलिंग करती है। नेथन अपनी दोस्त केरन के साथ मिसिंग चिल्ड्रन प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है, जो कि ये इनका स्कूल प्रोजेक्ट होता है। ये एक ऐसी वेबसाइट देखते हैं जो बता सकती है कि जितने भी लोग मिस हुए वो अब कैसे दिखते होंगे। वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि उन गुम होने वाले बच्चों की लिस्ट में एक ऐसा मिसिंग चाइल्ड भी था जो बिल्कुल उस जैसा नजर आता है। वो सोचता है कि मुझे सच जान के रहना है, और वो मेडिकल रिपोर्ट से भी जान लेता है कि उसके माँ बाप बायोलॉजिकली अनरिलेटेड हैं, यानी कि उसके असली पेरेंट्स नहीं हैं। और नेथन इस सच की कंफर्मेशन के लिए अपनी माँ के पास भी जाता है और इन सब के बारे में पूछता है, तो उसकी माँ कहती है कि हाँ ऐसा ही है, हम तुम्हारे असली पेरेंट्स नहीं हैं। अभी मजीद डिटेल्स नहीं पता चलती और दरवाजे पर नॉक होता है, और यहाँ हम दो लोगों को देखते हैं जो खुद को डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से होने का बताते हैं। नेथन की मदर को उन पर शक होता है और वो उनको अंदर दाखिल नहीं होने देती, पर वो जबरदस्ती अंदर आ जाते हैं। नेथन की मदर उन दोनों लोगों से लड़ने लग जाती हैं। नेथन के फादर भी आ जाते हैं और नेथन को यहाँ से भाग जाने का कहते हैं। नेथन भाग जाता है, पर उसकी मदर और फादर दोनों को मार दिया जाता है। इसी घर पर नेथन की दोस्त केरन भी मौजूद थी, जिसको वो लोग पकड़ लेते हैं। अब नेथन के पेरेंट्स तो इस दुनिया में नहीं रहे, पर अपनी दोस्त को छुड़वाने के लिए वो वापस आता है। नेथन उसको आजाद करवा लेता है और वो कोशिश भी करता है ये जानने की कि ये आदमी कौन है, और देख नहीं पाता क्योंकि उस जगह पर बम लगा होता है और बम के फटने से पहले उसको फौरन बाहर जाना था, इसलिए वो क्लियरली नहीं देख पाता कि वो लोग कौन थे जो इसके घर आए थे। बम ब्लास्ट की वजह से नेथन की दोस्त जख्मी हो जाती है, जिसे वो हॉस्पिटल ले जाता है, और यहाँ पर ये पुलिस को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तब कुछ बताने के लिए कि कैसे दो लोग उसके घर पर आए और यह सब कुछ हुआ। लेकिन उसकी कॉल पुलिस को नहीं जाती, बल्कि CIA ऑफिसर फ्रैंक बर्टन इस कॉल को ट्रेस कर लेता है और दूसरी तरफ वो बात कर रहा होता है। इस CIA ऑफिसर ने पुलिस की तरफ आने वाली कॉल को हैक कर लिया होता है और वो खुद बात करता है। वो फोन पर नेथन को ये बताता है कि जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है उसे समझाना इतना आसान नहीं है, तुम्हारी जिंदगी खतरे में है, तुम मेरा साथ दो, मैं कुछ ऑफिसर्स को तुम्हें रिसीव करने के लिए भेजता हूँ। लेकिन एकदम से वही साइकियाट्रिस्ट आ जाती है जिनसे नेथन काउंसलिंग लिया करता था। वो गुब्बारों के पीछे छुपी हुई आती है और नेथन को वहां से क्रेन तरीके से भगाने में मदद करती है। ये साइकियाट्रिस्ट भी CIA ऑफिसर होती है और वो नेथन को सेफ हाउस का एड्रेस देती है कि तुम यहाँ जाओ, यहाँ पर तुम्हारी जान को खतरा नहीं होगा। दूसरी तरफ CIA ऑफिसर फ्रैंक बर्टन बताते हैं कि जब नेथन 3 साल का था तो उसके रियल फादर भी CIA ऑफिसर थे। उस वक्त उन्होंने सर्बियन टेररिस्ट से एक ऐसी हार्ड ड्राइव चुराई होती है जिसमें 25 करप्ट CIA ऑफिसर्स के नाम हैं, और उस टेररिस्ट का यही प्लान होता है कि नेथन को अगवा कर लिया जाए और बदले में उसके फादर से हार्ड ड्राइव वापस ही जाए। लेकिन नेथन के फादर को पहले ही मालूम हो जाता है और वो नेथन को किसी और फैमिली को दे देते हैं, क्योंकि वो अगर रियल फादर के साथ रहा तो नेथन की जान को खतरा रहेगा। इन्हीं रीजंस की वजह से वो सर्बियन टेररिस्ट एक फेक मिसिंग चाइल्ड वेबसाइट बनाता है, जहां से वो नेथन को ढूंढ सके, और वो दो लोग जो नेथन के घर गए थे वो इसी सर्बियन टेररिस्ट के लोग थे। खैर, अब नेथन और उसकी दोस्त केरन सेफ हाउस में पहुंच जाते हैं। यहाँ उसे वो हार्ड ड्राइव भी मिलती है जिसमें CIA करप्टेड ऑफिसर्स का डाटा सेव होता है। इसी डाटा के पीछे सब भाग रहे होते हैं, जिसके अलावा इन्हें पैसे, गन और एक सेल फोन भी मिलता है। केरन परेशानी की हालत में होती है और अपने घर कॉल करती है, लेकिन इसकी कॉल CIA और सर्बियन टेररिस्ट दोनों ट्रैक कर लेते हैं और इनकी मुकम्मल बातें भी सुन रहे होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें यहाँ से भागना पड़ता है। ये यहाँ से दूर भाग रहे होते हैं, पर इन दोनों को मालूम नहीं होता कि सर्बियन टेररिस्ट का राइट हैंड शख्स इनका पीछा कर रहा है। ये राइट हैंड शख्स नेथन की दोस्त को अगवा कर लेता है और उसके मुंह को टेप लगाकर बंद कर देता है। मुश्किल से केरन खुद की टेप उतार कर फ्री हो जाती है और नेथन इससे लड़ता है और आखिरकार इस शख्स को खिड़की से बाहर फेंक देता है। अब CIA ऑफिसर फ्रैंक बर्टन नेथन से मिलते हैं और बताते हैं कि तुम्हारे फादर ने जो डाटा चोरी किया था, जो कि अब तुम्हारे पास है, उसमें शायद उसका नाम भी हो सकता है। तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अभी बात हो ही रही होती है कि सर्बियन टेररिस्ट और उसके साथी नेथन और CIA ऑफिसर पर स्नाइपर से गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये डाटा वो किसी सूरत में लीक होने नहीं दे सकता, बिकॉज उसमें उसके राज छुपे होते हैं कि कौन कौन उसके साथ मिला हुआ है, और ऐसे लोग अपने बुरे कामों को छुपाने के लिए किसी भी हद तक चले जाया करते हैं। यहाँ से नेथन और उसकी दोस्त कार में बैठकर भाग जाते हैं। कुछ देर में कॉल आती है इन्हें, और सर्बियन टेररिस्ट धमकी देता है कि डाटा मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हारी दोस्त के पेरेंट्स को मार दूंगा।
दूंगा। अब क्योंकि यहाँ जिंदगी का सवाल है तो नेथन आखिरकार एग्री हो जाता है और उसको डेटा हार्ड ड्राइव देने के लिए बेसबॉल स्टेडियम में बुलाता है। नेथन अपने किसी पुराने दोस्त की मदद से एक पिस्टल हासिल कर लेता है और सर्बियन टेररिस्ट से मिलने के लिए बेसबॉल स्टेडियम में पहुंच जाता है। नेथन का प्लान होता है कि वो उसे वहां मार देगा। जब सर्बियन टेररिस्ट पहुंचता है तो वो उसे बताता है कि किस तरह मैंने तुम्हारी मदर को मारा। तुम्हारी मदर ने मुझे तुम्हारे फादर की लोकेशन देने से इनकार कर दिया था, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थी और मुझे मारना पड़ा। और उस वक्त नेथन तुम सिर्फ 3 साल के थे और तुम वहां पे मौजूद भी थे। बातों में लगाकर सर्बियन उसकी पिस्टल ले लेता है और उस पिस्टल का एम कर लेता है, पर किसी तरह नेथन वहां से भाग जाता है और सर्बियन टेररिस्ट भी उसका पीछा कर रहा होता है। इसी बेसबॉल स्टेडियम में CIA ऑपरेटिव्स भी होते हैं जो इन दोनों पर नजर रखे हुए होते हैं और वो भी इनका पीछा करने लगते हैं। यहाँ पर नेथन को पहली बार उसके फादर की कॉल आती है। वो उसे बताते हैं कि मुझ पर भरोसा रखो, मैंने दूर रहते हुए भी हमेशा तुम्हारा ख्याल रखा और अभी भी तुम्हारे करीब ही हूँ, तुम बस किसी तरह पार्किंग एरिया में आ जाओ। नेथन ऐसा ही करता है और भागते हुए पार्किंग एरिया में आ जाता है। यहाँ पर नेथन के फादर स्नाइपर से सर्बियन टेररिस्ट को गोली मार देते हैं और वो वहीं मर जाता है। कितनी ही देर में CIA ऑफिसर फ्रैंक बर्टन और उसकी टीम पार्किंग एरिया में आ जाती है और वो उसे कहता है कि डेटा हार्ड ड्राइव मुझे दे दो। डियर, तुमने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन उसी वक्त CIA के सीनियर ऑफिसर्स भी आ जाते हैं और फ्रैंक बर्टन को गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि नेथन के फादर ने सीनियर्स को पहले ही बता दिया था कि CIA ऑफिसर फ्रैंक बर्टन भी मेजर करप्शन में इन्वॉल्व है, जिसके तमाम सबूत इस हार्ड ड्राइव डेटा में हैं। अब हम देखते हैं कि नेथन के फादर उसे कॉल करते हैं और माफी मांगते हैं कि सॉरी नेथन, मैं शायद वैसा फादर नहीं बन पाया जैसे मुझे होना चाहिए था। मैं CIA में टॉप सीक्रेट एजेंट हूँ, जिसकी वजह से मुझे तुम्हें खुद से दूर रखना पड़ा ताकि तुम सेफ रहो। लेकिन मैंने हमेशा तुम्हारा ख्याल रखा, चाहे दूर रहते हुए, चाहे तुम्हारे पेरेंट्स की शक्ल में जिन्होंने तुम्हें अडॉप्ट किया या वो साइकियाट्रिस्ट जिसके पास तुम जाते थे। ये सब बातें फोन पर हो रही होती हैं तो नेथन कहता है कि आप मेरे सामने आए, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। लेकिन उसके फादर इनकार कर देते हैं क्योंकि वो शर्मिंदा होते हैं कि मैं एक अच्छे बाप की तरह परवरिश नहीं कर पाया, और ये भी कहते हैं कि मेरे होते हुए तुम्हें या तुम्हारी दोस्त को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। एब्डक्शन मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।